Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर नंबर 4. ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हो सब लोग सेशन को सबसे पहले एक बार शेयर कर दो और जितने भी लोग न्यू ज्वाइन हुए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो. ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कशन करना है. रेशियोस क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या चीज़ है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बताएंगे आपको कि ये सब चीज़ें कैसे करनी चाहिए और कैसे इनके कोई ऊपर के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए. आओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं ये जितना भी सिलेबस चल रहा है आपकी बुक से ही है. स्टैंडर्ड 9th की जो बुक है ना उसी से चल रहा है, तो उसी के ऊपर हम लोग उसी बुक से ही पढ़ा रहे हैं. तो वो बुक आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है. नहीं भी है कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही, आप हमसे हमारे साथ ऐसे ही पढ़ सकते हो. चलो देखते हैं रेशियो में क्या पढ़ना है और प्रोपोर्शन में क्या पढ़ना है. मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं आपको कि रेशियोज क्या होते हैं और प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है. ये सारी चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर चलेंगे. प्रैक्टिस हमारा कौन सा 4.1 स्टार्ट होगा ना, तो उसके ऊपर चलेंगे. बट इससे पहले हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेशियो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है. अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटी है, रेशियो पहली बात तो ये समझ लो कि इन्हीं टू क्वांटिटीज़ के बीच में ही रेशियो आना चाहिए, ठीक है, या आता है. ऐसा समझो कि किन्हीं टू क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो आता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जैसे एक टाइप में शुगर रखा हुआ है और दूसरी जगह क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है. अगर आपको इनके बीच का रेशियो लेना है तो रेशियो क्या होता है, मिनिमम नंबर, ठीक है. सबसे मिनिमम नंबर का जो रिलेशन निकलेगा वही क्या होगा, रेशियो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ 6 है और ये कितना केजी है, 3 kg है, राइट. सो मिनिमम नंबर कैसे ले सकते हो इनका, तो इनके बीच में क्या लगाना है आपको, रेशियो लगाना है. रेशियो कैसे आप डिनोट करते हो, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है 2 डॉट का, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है. अगर आपसे मैं कहूँ कि इनका और इसका रेशियो निकाल के दिखाओ तो आपको यह पता चल गया होगा कि यहाँ कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में. यहाँ 3 है क्या, यहाँ 3 है क्या, दोनों में कॉमन है ना. 3 2 6 होता है ना. 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब या तो यूं समझो कि 3 और 3 दोनों रिप्लेस हो गया, इनकी जगह बच जाएगा 2 और इसकी जगह बच जाएगा 1. दिस इज योर रेशियो, राइट फ्रेंड्स. ये बात समझ में आ गई. तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो, रेशियो बोलते हो. ऐसे ही रेशियोज को सॉल्व करना है. जितने भी कॉमन नंबर्स आ जाए उसी को क्या बोलना है आपको, देख ये इनका क्या बन गया, रेशियो बन गया. और दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो इसको आप लोग रिड्यूस फॉर्म बोलते हो, ठीक है. क्या बोलोगे, रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो है. रेशियो तो ये भी था, ये भी था और ये भी है, बट ये जो निकल कर आता है ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है. अगर आप कहोगे यहाँ 6 kg था वहाँ 3 kg था तो दोनों से निकालने वाला जो रेशियो था वो कितना आ गया, यहाँ पर वो निकल कर आ गया रेशियो 2:1. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे 25 का अगर हम लोग 10 से ले लें, जैसे 25 और 10 के बीच में रेशियो कितना बनेगा स्टूडेंट, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यही रेशियो बनेगा इनका. तो इस तरह से रेशियो काम करते हैं. अच्छा, और आगे जो दिया हुआ है बुक के अंदर वो ये लोग कहना चाहते हैं कि आप प्रोपोर्शन भी बता दीजिए क्या होता है. तो प्रोपोर्शन के ऊपर भी बात करते हैं. प्रोपोर्शन क्या है जरा उसके ऊपर समझेंगे. पहली बात में एक पहली चीज में प्रोपोर्शन जो होता है ये बताते हैं आपको कि प्रोपोर्शन जो होता है वो 2 टाइप में होता है स्टूडेंट्स. प्रोपोर्शन 2 टाइप में होता है. एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट बोलो या बोलो इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. ये दोनों ही क्या चीजें हैं जरा इस बारे में समझो. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रोपोर्शन क्या चीज है. प्रोपोर्शन का मतलब होता है आपको इक्विवेलेंट वर्क करना है. जैसे अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं ये ग्लास है, थोड़ा सा वीक एग्जाम्पल लिया है, छोटा सा ही एग्जाम्पल है, बहुत इजीली समझ में आएगा, जरा समझो. इसमें ये कुछ वाटर फिल हुआ है, ठीक है. अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने इसमें वाटर बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, यहां से कुछ वाटर बढ़ा दिया. वाटर बढ़ाओगे तो ये बताओ क्या लेवल वाटर का बढ़ेगा कि नहीं,
वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि वाटर बढ़ाने से लेवल बढ़ रहा है। लेवल समझ रहे हो, पहले इतने लेवल पर पानी था, अब लेवल इतना हो गया पानी का। ये लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे ये कोई तरीका नहीं है, बट मैं आपको एक इजी वाला एग्जांपल बता रहा हूं, तो उसको आप ऐसे समझो जरा। वाटर बढ़ाया तो वाटर का लेवल बढ़ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलोगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ाने से ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है कि दूसरी चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जरा ये बताओ, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आप ये बताओ मुझे कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो, है ना, कहीं जाना चाहते हो, या फिर यूं समझो कि कोई एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं। ये तो जो जाने वाला एग्जांपल ये तो इनवर्स में आ जाएगा। आप ये बताओ मुझे कि ये जो सर्कल है, ये इतना छोटा सर्कल है, इसका रेडियस आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना। रेडियस क्या है? छोटा है। रेडियस छोटा है तो इसका एरिया भी क्या होगा? छोटा होगा। ये जो एरिया है ये भी छोटा होगा। अच्छा, अब जरा दूसरा एक सर्कल लेते हैं। ये बताओ, मैंने रेडियस क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। अब रेडियस आपको बड़ा दिख रहा होगा सर्कल का, अब एरिया भी आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। रेडियस बढ़ाया, एरिया बढ़ गया। फिर एक और बड़ा सर्कल लेते हैं। अब देखो, और रेडियस आ गया, रेडियस और बड़ा हो गया। फिर से रेडियस बढ़ाया तो क्या हो गया? एरिया बड़ा हो गया। क्या दिखता है, क्या समझ में आता है? एक चीज बढ़ाई जा रही है। क्या बढ़ाया जा रहा है? रेडियस बढ़ाया जा रहा है। जब भी रेडियस बढ़ा रहे हो, एरिया बड़ा हो जा रहा है ना। तो आपको पता चला कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, रेडियस को अगर आप बढ़ा रहे हो, तो वो जो है एरिया को बढ़ा देता है। एरिया अपने आप बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है? ये प्रोपोर्शन का काम कर रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का काम हो रहा है। इस बात को आप समझो जरा, ठीक है। जब पानी बढ़ाया था तो लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना था। रेडियस बढ़ाओगे, एरिया अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बातें जो होती हैं प्रोपोर्शन में करी जाती हैं, ठीक है। इतनी बात तो प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जरा प्रोपोर्शन के बारे में समझाते हैं, क्या समझना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो एरिया भी बढ़ता है। आर प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। आर इज रेडियस, ए मीन्स एरिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो साइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलोगे? यही साइन कौन सा है? प्रोपोर्शन का साइन है। इसको जरा ध्यान में रखो। अच्छा, अब यहां पर बात आती है, इसको सॉल्व कैसे करना है सर? इसके ऊपर तो कभी क्वेश्चन किया नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए आप प्रोपोर्शन का साइन रिमूव कर दो, गायब कर दो। उसकी जगह पर आ जाएगा इक्वल टू, और जैसे ही इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स, एक साथ में कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो होती है के ले लो, जो माना है वो ले सकते हो। के ले लो, जेड ले लो, एक्स ले लो, जो चाहो कांस्टेंट वैल्यू ले लो। ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और साथ ही साथ ये ए तो रहेगा ही रहेगा। ये दोनों क्वांटिटी कहां से आई? इसकी जगह पे इक्वल टू लगेगा, साथ ही साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ऐसा आपको तरीका याद रखना है एक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ये बताओ कि कांस्टेंट वैल्यू की क्या रिलेशन निकाल सकते हो? आर अपॉन ए। तो ये हो गया कांस्टेंट की वैल्यू आर अपॉन ए, और आर अपॉन ए का मतलब क्या है? आर इज रेशियो ए। आर जो है रेशियो है किसका? ए का। या फिर यूं समझो, आर और ए एक रेशियो में बंध गए हैं। तो ये चीज तो हो गई हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। जब हमने आर बढ़ाया तो ए बढ़ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा और आगे चलते हैं। इन्होंने कहा था इनवर्स प्रोपोर्शन भी बता देना साथ ही साथ बच्चों को, है ना। तो चलो अब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इनवर्स प्रोपोर्शन में, अब देखो, अभी तक आप एक चीज बढ़ा रहे थे तो दूसरी चीज बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे ही एक चीज बढ़ाई तो ये वाला ऑटोमेटिक बढ़ गया, फिर बढ़ाई तो फिर बढ़ गया। लेकिन अब जरा इस बात को समझो, जब आप एक चीज बढ़ाओगे, ठीक है, एक चीज जब बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट हो जाना। ओके, बताएं एग्जांपल कुछ। जैसे आप लोग ये समझो कि आपको ना कहीं जाना है, ठीक है। जैसे आपको स्कूल से लेकर घर जाना है। अब ये कहानी को जरा अच्छे से समझना। स्कूल से लेकर घर जा रहे हो आप, ये हो गया स्कूल और ये हो गया हाउस,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब पता चला मम्मी ने घर में मिठाई बना के रखी है, छुट्टी हुई नहीं कि आप दौड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, जल्दी जल्दी पहुंचो घर, आपको घर पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। जरा मेरे को ये बताओ, अगर आप धीरे धीरे जाते हो, स्लो जाओगे तो टाइम क्या होगा? ठीक है, स्पीड को आपने क्या कर दिया, स्लो कर दिया, मतलब कम कर दिया, नीचे कर दिया। टाइम क्या होगा स्टूडेंट? ज्यादा लगेगा क्या? टाइम बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और अगर ये समझो कि अगर आप तेज जाते हो, फास्ट जाते हो, ठीक है, टाइम आपने स्पीड बढ़ा दी, एकदम तेज तेज दौड़ते चले गए भाई, फिर उसके बाद क्या होगा? टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? भाई तेज जा रहे हो तो टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप कहोगे सर तब तो टाइम कम लगेगा। सोच के देखो अपने माइंड में, आप धीरे धीरे चल रहे हो तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, ज्यादा टाइम खा जाओगे आप। और अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, तेज चलना शुरू कर दिए पहले की कंपेयरिंग में, तो टाइम उतना ही कम लगना शुरू हो जाएगा। मतलब जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हुआ, है ना। एक चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज कम हो गई, या एक चीज घटा दी, स्पीड को घटा दिया तो टाइम ज्यादा हो गया। उल्टा चल रहा है हर बार, कभी भी हमारे साथ नहीं चल पा रहा है। स्पीड बढ़ाया टाइम कम, स्पीड घटाई टाइम ज्यादा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि मान लो ये क्या है, स्पीड है आपकी, और ये क्या है, टाइम है। तो हम लिख सकते हैं एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, सॉरी एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्या लिख सकते हो? एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t लिखा जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? और साथ ही साथ आपको बताऊं तो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो। अगर डी को हटाओ थोड़ी देर के लिए तो क्या यही वाली चीज नहीं दिख रही है? दिख रही ना। तो ये चीज कैसे आई थी? ये चीज इसी तरह से आती है स्टूडेंट। जो स्पीड होती है वो टाइम का इनवर्सली होती है, इसीलिए ये टाइम जो होता है 1/, में रखा जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल उसी जगह रहेगा। ये इनवर्स रिलेशन सिखाता है कि तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इस रिलेशन को बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, इसको रिप्लेस कैसे करा जाता है? अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही तरीका आ जाएगा कि इसकी जगह पर ये दोनों चीजें आएंगी, इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो हमने लगाया एक s, इसको रिप्लेस कराओगे एक इक्वल टू के साथ में, एक k के साथ में, और 1/t तो था ही हमारे पास, था ना। फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, st इज इक्वल टू k। ये होता है सॉल्यूशन कराने का तरीका। कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे आ सकती है हमारी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है और प्रोपोर्शनल क्या है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है। एक और एग्जाम्पल बताएं। सपोज करो कि किसी काम को करने के लिए 2 लोग आए थे, ठीक है। अब काम को उन्होंने करना शुरू किया तो आपको पता चला कि 2 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं। सोचना जरा इस बात को, 2 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। आपको लगा कि अगर मैं लोगों को बढ़ा देता हूं तो काम और तेज होगा और टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो हम लोगों ने अब 5 लोग और बढ़ा दिए तो टोटल 7 लोग हो गए वहां पर, ठीक है। अब 7 लोग हो गए तो आपको पता चल गया होगा जब 2 लोग 10 दिन में काम कर सकते हैं तो 5 लोग, जाहिर सी बात है कि कम दिन लेंगे कि नहीं लेंगे। 5 दिन हो सकता है 5 लोग जो बढ़ गए हैं वो भी तो कुछ ना कुछ काम करके देंगे और उन्हीं की वजह से क्या होगा, टाइम कम कंज्यूम होगा। तो देखो लोगों को बढ़ाया तो टाइम कम लग रहा है। इसी जगह अगर 2 लोग काम कर रहे थे 10 दिन में तो अगर एक आदमी कम कर दो तो जो अकेला आदमी करेगा वो अब 10 नहीं, अब 20 दिन लेगा काम करने में, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझो कि कौन सी चीज कैसे रिलेट हो रही है, ठीक। अब चलते हैं जरा हमारी बुक के ऊपर। इतनी थ्योरी में मैंने आपको प्रोपोर्शनल, रेशियो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बताया। अब चलते हैं आगे, जरा और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रोपोर्शनल रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, जरा उनको समझ लेते हैं। रेशियो में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अभी अभी मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था कि रेशियो को कैसे लिखा जाता है। तो रेशियो को लिखने के लिए मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था ना। मैंने कहा था अगर आप A/B लेते हो, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A/B,
एक रेशनल नंबर में। आखिर यहाँ भी रेशनल नंबर के अंदर ही रेशियो आता है, नाम में ही रेशियो है। ये कौन सा नंबर हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इसी चीज को आप एक फ्रैक्शन नंबर भी बोलते हो। क्या बोलोगे इसको? फ्रैक्शन नंबर भी यही है, फ्रैक्शन नंबर भी इसी को बोल सकते हो। तो ये जो चीजें हैं रेशनल में, ये देखो रेशनल नंबर था, रेशनल में रेशियो मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो से बनकर तैयार होता है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसे लिखा हो तो उसमें हम लोगों को ये याद रखना है, इसमें एक प्रेडिसेसर होता है और एक सक्सेसर होता है। तो प्रेडिसेसर क्या होता है, जरा उसके बारे में समझो। ये जो ए होता है, जो पहले आता है, इसको बोलते हैं प्रेडिसेसर। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? ये दिस इज प्रेडिसेसर। और उसके बाद में एक बी आता है, उसको बोलते हैं सक्सेसर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलना है उसको? सक्सेसर बोलना है। तो ये हमारी चीजें दोनों क्लियर हो गई होंगी आपको कि व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रेडिसेसर। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई भी नहीं। अब जरा इसके आगे एक और प्रॉपर्टी दी गई है, रेशियो नंबर सेकेंड टर्म 100 इज नोन एज परसेंटेज। ओके, अगर आप यहां पर एक चीज और समझो, अगर आपके पास में ये चीज लिखी हो A/B, अगर इसको कन्वर्ट करना हो किसमें? परसेंटेज में, तो आप क्या करा दोगे? आप उसको मल्टीपल करा देना। किससे मल्टीपल करा दोगे? 100 से। अगर 100 से मल्टीपल कराओगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ के चलो। किसी भी नंबर को अगर 100 से मल्टीपल कराते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम ऐसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 को अगर 100 से मल्टीपल करा दिया जाए तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? परसेंटेज में। तो 2 का जो परसेंटेज बनता है वो बनता है 200%। इस बात को जरा समझना अच्छे से। और अगर परसेंट हटाना हुआ, सपोज हमको परसेंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग 200 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, अब डिवाइड कराएंगे। जैसे ये लिखा हुआ ना, तो इस परसेंट को हटाना है, हमें हटाना है, तो इसकी जगह क्या करोगे? 200 को डिवाइड करा दो 1/100 से, और जैसे ही डिवाइड कराओगे ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। मतलब ये क्या हो गया? एक परसेंटेज में कन्वर्ट, सॉरी, अब ये परसेंटेज से हट गया है, परसेंटेज पर नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये एक इंटीजर नंबर बन गया है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, तो परसेंटेज बनाना आ गया होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरे पॉइंट को तो मैं खुद बताता हूं। इन्होंने क्या, कभी भी आपको अगर ऐसा समझो, जैसे एक A/B लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं ना, इनको अलग नहीं कर सकते। A को अलग और B को अलग नहीं लिख सकते स्टूडेंट। अच्छा, अब इनको अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम इनको अलग करने के लिए इनके साथ में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं। जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू डालोगे तो A और K अलग हो जाएगा, B और K अलग हो जाएगा। मैंने कांस्टेंट वैल्यू कौन सी डाल दी इनके साथ? ऊपर वाले को भी K दे दिया, नीचे वाले को भी K दे दिया, और देन हम लिख सकते हैं कि ये क्या? अलग अलग हो जाएगा। अब इनके बीच में डिवीजन का या रेशियो का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बताओ, ये बात समझ में आ गई? नंबर्स को अलग अलग कैसे लिखना है? जैसे अगर लिखा है 5/6, तो आप चाहते हो कि मैं अलग अलग लिख दूं, प्रेडिसेसर अलग लिख दूं, सक्सेसर अलग। तो तोड़ने के लिए 5 के साथ में कांस्टेंट और 6 के साथ में कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझने आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। ओके, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, तो जो अच्छा लगेगा वो हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या समझने वाली बात है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस पर। अब कोई भी चीज नहीं बची है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर और आपको बताते हैं आज प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या सीखना है आपको, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिस हमारे साथ कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आई है। आ जाओ, देखो क्या बोलते हैं ये लोग क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट लिखा नहीं है, हाँ, प्रैक्टिस सेट 4.1, प्रैक्टिस सेट 4.1। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये कहा स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था रिड्यूस फॉर्म कैसे निकालते थे। उनको जो कॉमन पार्ट होते हैं उन सबको क्या कर देना है? हटा देना है। कई सारे तरीके हैं रिड्यूस पार्ट निकालने के, जो आपको पसंद आ जाए वो आप लगा देना। मैं सीधा सा बोलता हूँ 72 और 60 दिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ मैंने डिवाइड में लिख दिया, ये रेशियोज हैं, एक्चुअली में आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे 72 रेशियो 60। तो आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कह सकते हो सर दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करो, डिवाइड करा दो 12 से, कैसे 12 6 जा 72, 12 5 जा 60। आप कह सकते हो 6 रेशियो 5, दिस इज योर रिड्यूस फॉर्म वेयर दिस इज प्रेडिसेसर एंड 5 इज सक्सेसर, ओके। अच्छा, दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हो। तो दूसरा तरीका करने के लिए आपको जैसे लिखा हुआ है 38 57, आप देखो कॉमन पार्ट कौन सा है, आप कह सकते हो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 19 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 3। देखो 19 19 दोनों में है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा 2:3, खत्म हो गया। या वही बात होती है 19 के टेबल में दोनों आते हैं, दोनों को ही हटा दो 19 से, वैसे ही काम हो जाएगा जैसे हम लोग पहले करके आए हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करो, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला इन्होंने, 52 एंड 78, 52 रेशियो 78। इसको मैं करना सिखाता हूं डिवाइड के थ्रू। आप पहले इसको क्या करो, डिवाइड ऐसे कर लो, 78 ऐसे लिख लिया, नो प्रॉब्लम। डिवाइड करना आता होगा, कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, मुझे 13 का टेबल डायरेक्ट दिख रहा है। अगर 13 से नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हो तो स्मॉल छोटे छोटे टेबल से रीड करना शुरू करो, 2 का टेबल रीड करो, 3 का टेबल रीड करो, ऑफकोर्स होगा। तो 13 का हो रहा है 13 4 जा 52, 13 6 जा 78, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, अभी 13 से भी और भी ज़्यादा जा सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये कुछ 26 का टेबल बन रहा था, तो आपका आंसर आ गया 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2:3। ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म निकल कर आ गए, इन सब के रिड्यूस फॉर्म है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, दूसरे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये लोग, इन्होंने कहा फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी। आपको फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी बनानी है। देखो स्टूडेंट्स, पहले में इन्होंने कहा है 700 रुपीज़, 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, रिड्यूस फॉर्म निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं 700 एंड रेशियो 308 कर लेते हैं डायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो कट कर सकते हो क्या, ठीक है। किसके टेबल में आ रहे हैं, मुझे लगता है 4 के टेबल से ये कट हो जाना चाहिए। यहाँ 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ये तो कट हो गया। क्या ये कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, फुल कट हो रहा है। चलो कट करो, 4 7 जा 4 1 जा 4 बचा 30, ठीक है। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 30। यहाँ कट करोगे 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। अभी कितने के टेबल से कट हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी क्या ये 3 के टेबल से कट होगा, नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 5, हाँ 7 से हो रहा है। 7 2 जा 14, 35, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ये लो, कितना आ गया 25 और 11। तो ये क्या है, ये रुपीज़ है, ये क्या है, ये रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे रुपीज़ लगा सकते हो। ये आपका 25 रुपीज़ रेशियो 11 रुपीज़ आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। 14 रुपीज़ एंड और कितना दिया, ये 12.40 पैसे दे दिया, क्या बात है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रफ कर देते हैं। क्वांटिटी मैंने कहा आपको सेम रखनी है, जैसे इन्होंने ये लिख दिया 14 रुपीज़ ना, यहाँ लिख दिया 14 रुपीज़। फिर इन्होंने कहा है इसका रेशियो निकालो 12 रुपीज़ 40 पैसे के साथ में, 12 रुपीज़ 40 पैसे। तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी क्वांटिटी रखनी है वो क्या करनी है, सेम रखनी है। तो सेम रखने के लिए आप ये सोचो सबसे पहले कि आप रखना क्या चाहते हो, रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो या पैसे में, दोनों क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनको ना पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में, ठीक है। ज़रा मुझे ये बताओ, क्या बता सकते हो आप मुझे कि 1 रुपीज़ जो होता है
क्या वो 100 पैसे का इक्वल होता है? 100 पैसे का इक्वल होता है ना? अब फिर से हमको ये बताइए आप कि अगर आपको 14 रुपए चाहिए पैसे में, तो आप यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 14 1 जा 14, और जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1400 पैसे आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, 9th के स्टूडेंट हो आप, आराम से सोच सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो 14 रुपीज जो होता है वो 1400 पैसे का इक्वल होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं 12 रुपीज वाले पर। 12 रुपीज भी तो दिया था, तो फिर से हम यही करेंगे, इसी वाली इक्वेशन में हमको 12 रुपीज बनाना है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 रुपीज इज इक्वल टू 1200 पैसे। ये लो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको उठा के इधर ले आओ और उतने ही पैसे बना लो जितने आपको चाहिए हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जरा यहाँ रेशियो निकालना सीखो। आप मुझे बताओ ये कितने पैसे हो गए? ये हो गए 1400 पैसे। रेशियो निकालना है 1200 प्लस 40, मतलब 1200 जो है ये रहा 1200 पैसे प्लस 40 पैसे, तो आप कहोगे सर 1240 पैसे। तो ये टोटल क्वांटिटी किस में आ गई? ये आ गई है पैसे में। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से रुपीज कन्वर्ट कर सकते हो। रुपीज में छोटी क्वांटिटीज बनेंगी क्योंकि वहां पर 100 से डिवाइड होगा। ओके चलो, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 0 to 0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, ठीक है, कैंसिल हो गया। फिर 140 रेशियो 124 किससे डिवाइड होता दिख रहा है आपको? कोई चीज है ऐसी? मैं 2 से डिवाइड करता हूं, चलो 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करो, 2 से कट किया 35 टाइम, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आप किसी से नहीं कट कर सकते हो, मतलब ये इनका आंसर हो गया 35 रेशियो 31। 35 रेशियो 31 पैसे, ये क्या है? इनका रिड्यूस फॉर्म आ गया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी चीज है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहते हैं 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूं जिससे आपको ये मिलीलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर जितना भी है ना, ये सब की सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो, मेरी बात को जरा समझो। मैं एक आपको ना पोइट्री सिखाता हूं, ठीक है। वैसे तो हम मैथ के टीचर हैं इस समय, ठीक है, इस समय क्या हमेशा ही है मैथ के टीचर, तो आपको पोइट्री सिखाते हैं, फिर भी हम लोग हिंदी की तरह से। आपको क्या याद रखना है? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं, इसको रफ ही कर लेते हैं। मैं सोच रहा था क्यों रफ करना पड़े, उधर ही सिखा देते हैं, लेकिन चलो। तो हम लोग फुल थ्योरी को अच्छे से समझना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा आपको मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये पोएट्री आपको याद रखनी चाहिए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये अभी हमारा मीटर में चल रहा है। किस में चल रहा है? मीटर में है। अगर आप चाहो तो ग्राम भी यहीं से बना सकते हो और लीटर भी यहीं से बना सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, आप चाहो तो यहीं से लीटर भी बना सकते हैं, ग्राम भी यहीं से बना सकते हैं। कैसे? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। किलोमीटर नहीं बोलना, किलोग्राम बोलना, क्योंकि इस बार ग्राम में बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर लीटर बोलना चाहते हो तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मीटर, और यहां आ जाएगा लीटर, और डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ओके, तो इस तरह से आप लीटर भी बना सकते हो। सारी की सारी कहानियां यहीं से हो जाएंगी। अब इसको यूज कैसे करना है, जरा इस बात पर फोकस करो स्टूडेंट्स। जब भी आपको अगर राइट में जाना पड़े तो आप डिवाइड करना, और अगर लेफ्ट में आना पड़े, ठीक है, कहाँ आना पड़े? लेफ्ट में, तो आप मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करना, क्या डिवाइड करना, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलता है कि मीटर में किलोमीटर का रिलेशन बताओ, कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये बताओ आप मुझे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो, जरा थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बता सकते हो, आपको पता होगा 1000 होते हैं ना।
तो इसी चीज को जरा इससे निकाल के कोशिश करो, आता है कि नहीं आता है, जरा समझो मेरी बात को। मैंने कहा किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो आपने लिख लिया बिल्कुल ठीक है सर, किलोमीटर से मीटर में जाना है। यहाँ 1 किलोमीटर कितना मीटर है ये बताना है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप जरा इस लाइन के ऊपर ध्यान दो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर कहाँ है स्टूडेंट, ये लिखा है किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो जरा बताओ कितना स्टेप चल कर आए, 1 2 3, कितने चलकर आए, 3 चलकर आए। और ये भी जरा ध्यान रखो, किलोमीटर से मीटर आ रहे हो मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहे हो। यार ऐसे खड़े होंगे तो आप देखोगे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो लेफ्ट में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता था। अब किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो जितने स्टेप चल के गए हो उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करा देना, दैट इज योर आंसर। कितने स्टेप चले थे, 1 2 3, तो 3 0 से मल्टीप्लाई। क्या वही चीज आ गई निकल कर जो आप याद कर रखे हो, जो आपने याद किया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो क्या देखो वही चीज आई। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जरा ये बताओ, तो आपको पता है 100 होते हैं। जरा निकाल के देखो आ रहा है क्या, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो मीटर कहाँ है स्टूडेंट, मीटर यहां पर है। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, कहां सेंटीमीटर, ये रहा। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, देखो लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 स्टेप के साथ, मतलब 2 0 के साथ में, तो मल्टीप्लाई हो गया। बताओ यहां तक क्लियर है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। ये कन्वर्जन हमेशा याद रखो कि कैसे करते हैं, किलोमीटर से मीटर में, डेसीमीटर से डेका में कैसे जाना है, यहीं से आपको सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपसे कोई और बोलता है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, आप ये बताओ कि 1 ml में, 1 मिलीलीटर में कितना किलोमीटर होता है, आप हमको ये बताइए, ठीक है। 1 ml में कितना किलोमीटर होता है, 1 मिलीलीटर में कितने किलोमीटर होता है, तो मैं आपको बता, मिलीमीटर है बेटा, ठीक है, लीटर नहीं मीटर। तो 1 मिलीलीटर में आप कह सकते हो किलोमीटर बताना है, तो जरा समझो मिलीलीटर कहां पर है, मिलीलीटर ये रहा। मिलीलीटर से किलोमीटर में जाना है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलकर आओगे तब जाकर आपको किलोमीटर मिलेगा। अब 6 स्टेप आप लेफ्ट से राइट की तरफ आए हो, तो हमें लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड कराना पड़ता है। डिवाइड किस चीज का होगा, 0 का ही होगा। जरा देखो कैसे, कितने स्टेप चल कर गए, ऊपर 1 रख देना, ठीक है, ऊपर 1, नीचे उतने ही 0, 1 2 3 4 5 6 0 से आप डिवाइड करा दो, आपका कन्वर्जन फुल्ली राइट होगा, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, आप चेक करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। चाहे ग्राम का बदलना हो, चाहे लीटर का बदलना हो, सब यहीं से आता है। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, यहां पर ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरह से आप सब के सब कन्वर्जन कर सकते हो। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे करना है, जरा इसके ऊपर भी समझना, ठीक है। देखो, तो ये चीज लिखी रहने दें ताकि आपको इसके ऊपर कैसे काम करना है ये समझ में आए। अगर आप इधर आओगे तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये बात आपको पता हो गई होगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोलते हैं। ये इन्होंने हमसे बोला, सेकेंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट, 5 लीटर है, ओके स्टूडेंट्स, और 225 ml है, 2500 ml है। बहुत अच्छा है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा था आपको एक क्वांटिटी लेनी है, चाहे लीटर ले लो चाहे ml ले लो, है ना। तो मैं क्या करता हूं, लीटर ले लेता हूं। चलो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो, आंसर सेम आने वाला है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या कहा कि मैं लीटर ले लेता हूं। लीटर लेंगे तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो 25 ml कितना होगा, है ना। चलो पहले तो ये बताओ कि 1 ml में कितना लीटर होगा, पहले तो ये क्लियर करो। तो ml कहाँ है स्टूडेंट्स, ml यहां पर है, ml यहां पर है, तो आपको पता चल गया होगा कि 1 2 3 यही तो लीटर आ रहा था, ये लीटर यही तो आ रहा है। तो 1 2 3 आपको जाना है राइट साइड में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कराओगे, क्योंकि राइट साइड में डिवाइड होता था, कितने 0 से, 3 0 से, राइट। तो 1 ml की तो बात आ गई, बट हमें 1 ml थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए
2500 ml। तो क्या आप यहाँ पे 2500 से मल्टीप्लाई करा सकते हो? जैसे ही आप 2500 ml से मल्टीप्लाई कराओ 2500 1 या 2500 आ जाएगा और वो वही चीज़ यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी जो आपने वहाँ कराई है। ये हो गया लीटर। जरा बताओ मुझे 20 से 20 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? और एक जीरो बचा था। आपको पता होगा कि जब भी एक जीरो बचता है, ठीक है, या फिर कितने भी जीरो बचते हैं उतने ही डिजिट शिफ्ट करके आप आंसर लगा देते हो, पॉइंट लगा देते हो। जैसे 1 जीरो है तो 1 डिजिट शिफ्ट कर दो, आप कह सकते हो 205 ml इज इक्वल टू 2.5 लीटर। 2.5 लीटर, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब हमको चाहिए था इनका रेशियो, तो हम लिखेंगे 5 लीटर रेशियो 25 ml, ठीक है। बट ml नहीं, हमको ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना ml कितने के बराबर होता है? 2.5 लीटर के बराबर होता है। तो हमने यहाँ रख दिया 5 और यहाँ रख दिया 2.5, दोनों ही चीज़ें लीटर में है। जरा ध्यान रखो, ये तो ऑलरेडी लीटर में दिया ही था और इसका हमने लिख दिया लीटर में। और अब यहाँ से ये भी ध्यान दो जरा, क्या आप ऐसा बता सकते हो कि यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ जीरो बढ़ाओ? समझे? अगर ऐसा भी नहीं समझ में आया है तो ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर डिवाइड में 10 बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? कर सकते हो ना। फिर उसके बाद में आप ये भी कर सकते हो, जब यहाँ पर 10 आ गया तो हमें 10 डिवाइड से हटाना होता है। तो आप यहाँ भी क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लो। ये तरीके हैं बेटा, कैसे करना है, आप कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हो ये आपको समझना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से 10 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 50 और यहाँ आ गया 25 2 जा होता है तो ये कितना हो गया? 2:1 हो गया। मैं यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट सिखा सकता था आपको, लेकिन मुझे लग रहा था शायद आपको ना समझ में आती, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लिखा था और ये जो 5 होता है वो 2.5 का क्या है? डबल है। तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि ये डबल है, बट मेरे को लगा कि आपको नहीं आ पाएगा तो इसलिए मैंने आपको ये लॉन्ग वे आपको सिखा दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गई? तो आई होप आपको ये जो मेथड समझ में आया होगा। अब इससे अच्छा कोई मेथड नहीं आएगा। चलो अब जरा एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे हम लोग आगे। अभी मंथ वाला क्वेश्चन आ गया है, 4th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराएंगे, बहुत ही कायदे से, बहुत ही समझदारी से समझना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ये डेकालीटर वाली कहानी अब हमारे हिसाब से खत्म हो चुकी है। तो हाँ, लेकिन अभी आएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, उसके लिए आप लोग करके देखना, इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और समझेंगे इसको कैसे करना है। ओके, देखो बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, जरा समझ के चलना कि कैसे कन्वर्जन कैसे किया जा रहा है। इन्होंने लिखा है 4th क्वेश्चन, 3 ईयर 4 मंथ्स, 3 ईयर 4 मंथ्स, 5 ईयर 8 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी कहानी तो कुछ करी, शुरू ही नहीं की, अभी ख़त्म कहाँ से होगी। चलो शुरू करो। तो सबसे पहले 3 ईयर 4 मंथ 5 ईयर 8 मंथ दिया हुआ है। आप कोई एक चीज़ डिसाइड करो, आप कन्वर्ट किस में करना चाहते हो, मंथ में या ईयर में। मैं कहता हूँ कि हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ईजी रहेगा, ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। जरा समझो, यहाँ पर 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ, होता है कि नहीं? एक साल में 12 महीने होते हैं, बच्चे को पता हुआ है, ठीक है। चलो फिर आपको चाहिए 1 ईयर नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3 ईयर कर लोगे और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 12 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब कितने मंथ आ जाएंगे? 36 मंथ आ जाएंगे। दैट इज योर आंसर। ओके, 3 ईयर में कितने मंथ? 36। क्या मैं डायरेक्ट आपको बताऊं? इसी तरह से अब आप इसको कर लेना। तो यहां पर जब आप करोगे तो 5 ईयर में आपको 60 मंथ मिलेंगे। आप करके देखना इसी मेथड से। आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। जैसे ही 5 से ईयर करोगे यहाँ 12 5 तो 60 आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अब चलो रेशियो निकालते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो 3 ईयर आया था वो आया 36 और साथ ही साथ 4 मंथ। 36 मंथ एंड 4 मंथ कितना हो गया? 40 मंथ हो गया, राइट। और इसका रेशियो निकालना है हमें इसके साथ में। 5 ईयर दिया हुआ है, मतलब 60 मंथ है, और 60 मंथ में 8 मंथ और जोड़ देंगे तो 68 मंथ हो जाएगा।
बताओ ये बात क्लियर। तो मंथ का तो कोई काम नहीं ना, मंथ को ऐसे ही हटाओ। और ये देखो मेरे को बताओ कि ये अच्छा 12 के टेबल से नहीं कट हो रहा ना, चलो ये हो गया 40। मैं कहता हूँ 40 को 68 से रिलेशन बताओ। तो आप कह सकते हो क्या कि 4 10 जा 40 और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, अभी क्या और डिवाइड हो रहा है क्या? 10:17 के अलावा और आगे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 17 का किसी में टेबल नहीं मिलेगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आंसर आपका मंथ में मैंने कन्वर्ट किया है, जरा इस बात को ध्यान रखना। किसमें है ये? मंथ में है। ये बात आपको पता चलनी चाहिए। हो सकता है बुक में जो है आंसर ईयर में दे रहे हो, तो हो सकता है डिफरेंस आता हो कुछ। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर फाइंड करना। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपके ऊपर छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसको करके देखना कैसे होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। होप करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्जन करना है और कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतनी बड़ी थ्योरी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सॉल्व की है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म। तो परसेंटेज जो दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है? रेशियो में फाइंड करना है कि कैसे इनका रेशियो बनेगा। जरा वो बातें समझो। तो ये देखो पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है कौन से डिजिट्स दी गई हैं। यहां दिया हुआ 75/100। ठीक है, ये कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज द रेशियो। तो ये एक टाइप का परसेंटेज है। इसको रेशियो में फाइंड करो स्टूडेंट्स। तो 33 का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी चीज है। रेशियो तो पहले से ही बनाया है। 25 3 जा 25 4 जा, तो ये 3 रेशियो 5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा 44/100। 44/100 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां कट करोगे 25, ये लो, ये इसका रेशियो आ गया। फिर उसके बाद में हाँ ये जरा क्वेश्चन को समझो। 6.25 रेशियो दिया हुआ है। रेशियो नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है। मैंने आपको सिखाया था जैसे ही परसेंटेज कन्वर्ट करना हो, ठीक है, रेशियो में, तो 100 से डिवाइड करवा देना। तो इसको आप लिख सकते हो 6.25 डिवाइड बाय 100, और ये जो परसेंटेज होगा अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में अब हम लोग यहां से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो नीचे, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो? 25 से कट करोगे तो ये होगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, और ये हो गया 4। आप देखोगे यहां पर आ जाएगा फिर से 4 टाइम, तो हो गया पूरा कितना? 16। 4 4 जा 16, ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? लास्ट वाला एक और बता देते हैं, 4th वाला आपको खुद करना है। ठीक, 5th वाले में इन्होंने कहा है कि 0.64% को कन्वर्ट करो रिड्यूस रेशियो में। तो मैंने बताया ना 0.64 तो लिखा ही है, नीचे आप क्या करो 100 इंक्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हटाना है, और ये पॉइंट हटाते ही एक और 100 आ जाएगा। जरा बताओ मुझे 4 से डिवाइड हो रहा क्या? 4 से डिवाइड करोगे ऊपर आएगा 16 टाइम, नीचे आएगा 25। 4 4 जा 16, नीचे आ गया 25। तो 4/625 दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि 25 × 25 625 होता है। दैट इज योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में जरा समझो बहुत अच्छे से। इन्होंने कुछ ये बोला है कि द पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मैनी पर्सन्स रिक्वायर्ड? ओके, नो प्रॉब्लम। जरा यहां पे इन बातों को समझो, मेरी बात को, कि आप जरा मुझे इस बारे में बताओ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले समझना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, कुछ आदमी आए काम करने, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम इस काम को करेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा 10 दिन में काम करेंगे। अगर आप इंक्रीज कर दोगे, अगर आपने नंबर ऑफ पीपल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो काम करने के दिन थे 10 दिन, क्या वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? लोग बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम लोगों को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात आपको पूरा दिल से समझ में आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, हाँ सर, अगर लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर लोगों को कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है?
ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इन्होंने कहा है द पर्सन्स कैन बी बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ ना। मैंने कहा नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने दिन में काम पूरा करते हैं, नंबर ऑफ डेज, 6 days में काम पूरा कर लेते हैं। ये 3 लोग काम करते हैं, नहीं 1 मिनट, हाँ 8 days में काम पूरा करते हैं। कितने दिन में, 8 days में काम पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात होगी। अब जरा आपको ये भी पता चल गया ये दोनों चीजें क्या इनवर्सली हैं। पर्सन अगर ज्यादा करोगे तो डे कम लगेगा, डे ज्यादा करोगे तो पर्सन कम लगेंगे। तो मैं ऐसा ना कर दूं कि ये जो पर्सन्स हैं इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया और डी को मैंने डेज को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पी इज प्रोपोर्शनली टू 1/d। अभी बताया था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका मैं पहले भी बता के आ चुका हूं। प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, इनवर्स दिखाने के लिए 1 कर दोगे। ठीक है, इतनी बात। फिर आपको पता चला होगा कि यहां पर इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, डी आएगी। तो यहां पे जरा इसको बताओ मुझे, ये इसको यहां से लेके चलें, P और D इज इक्वल टू K। तो P की वैल्यू 3 है, K की वैल्यू 8, D की वैल्यू 8 है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात क्लियर है। अब जरा एक बात और बताओ, अगेन इन्होंने कहा इफ नंबर ऑफ डेज 6। ठीक है, भाई इन्होंने कहा कि अगर 6 दिन में काम पूरा करना हो, नंबर ऑफ डेज कितने दे दिए, डी कितना दे दिया इन्होंने, 6 दे दिया। तो बताओ नंबर ऑफ पीपुल कितना रखना पड़ेगा, हाउ मैनी पीपुल्स ऑफ रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, P कितना होगा स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि जो पर्सन है वो प्रोपोर्शनली टू 1/d है और P की वैल्यू निकालने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लगाओगे और D आ जाएगा। और ये बताओ मुझे, क्या K की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, 24। K की वैल्यू फाइंड कर चुके हो तो यहां रख दिया 24, वो हो गया 6, 6 4 जा 24, मतलब 4 पीपुल अगर काम करेंगे तो 6 days में काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज योर सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आई क्या, तो ये जो चीज आई है ना, ये आपको इससे समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इनवर्सली है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये बात समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर यहां तक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, आपको खुद से करने हैं। इसका मतलब है कि आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जितने भी लोग नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पे। चैनल का टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स की पिक खींचकर हमें सेंड कर सकते हो, आप अपना आंसर पा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। वेरी गुड क्वेश्चन आया है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अभी मैंने परसेंटेज वाली कहानी भी आपको सिखाई थी थ्योरी के अंदर। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था कि परसेंटेज कैसे कन्वर्ट हो जाता है, आपको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो छोड़ दो भाई वो रफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, उसी को बोला कि छोड़ दो। चलो आगे देखते हैं। 15 और रेशियो 25 दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, 15/25 के फॉर्म में आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है। जस्ट आप मल्टीप्लाई करो 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही एक परसेंटेज का साइन लगा दो। बस अब आपको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं। तो जब आप इसको डिवाइड कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, 25 4 जा होता है 100 और 4 को 15 से करोगे तो आएगा 60, और वो परसेंटेज में लगा ही हुआ था। 60% इसका आंसर होगा। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 47
रेशियो 50। मैंने कहा आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कराओ 100 से और एक परसेंटेज का साइन लगा दो। आप देखोगे 52 जा 100 होता है, 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 94% आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहां तक? 7/10 दिया ही हुआ है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करा देना है और एक परसेंटेज साइन ले लेना। 10 10 जा 100 मतलब 70%। बताओ क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद 546 दिया हुआ है, 546/600, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास कितना, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 91% स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। इससे ज्यादा इजी क्या लोगे यार, इससे ज्यादा कुछ इजी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, बस 100 से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर, बस खत्म हो गई कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन में इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर 2:5। ठीक है, पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। तो पहली लाइन पढ़ के तो ये तो समझ में आ गया कि एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या कहते हैं ये लोग, रेशियो एज of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 year. बहुत अच्छी बात है। Find the present age of Abha and her mother. चलो बहुत बढ़िया। हम लोग क्या कहेंगे 6 क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ आभा एंड मदर्स एज इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। ये इनका क्या है, रेशियो दिया हुआ, एज का रेशियो है। चलो आगे बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। ठीक है, आप जरा ये बताओ, ये एज का जो रेशियो हो ये कब का है? हमें नहीं पता ना कब का है, क्या हमको कुछ पता है क्या कि ये कब का है? तो हमको तो नहीं पता। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लेट करोगे, जरा इसके ऊपर हमको कहानी बताओ कि हमको यहाँ पर क्या लेट करना चाहिए, तो हम आगे बात करते हैं इसके। हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे x को, x लेट करने का लेकिन एक तरीका रहेगा स्टूडेंट। क्या तरीका रहेगा जरा उसको समझो। यहाँ पे जो x लेट करना है एज अ कांस्टेंट लेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो आभा और मदर की एज है वो 2:5 है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं ये लोग कि बर्थ के समय में जो मदर्स की एज थी वो 27 थी। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, जब आभा पैदा हुई थी, बर्थ हुआ उसका, उस समय उसकी मम्मी 27 ईयर की थी। आप जरा इस कॉन्सेप्ट को सोच के समझो। देखो अगर आज जो है 10 ईयर है आभा, समझो जरा इस बात को समझो। अगर आज जो है 10 ईयर है आभा और उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी आज जो है सपोज करते हैं 30 ईयर की है। ठीक है, 30 ईयर की है। आप जरा मुझे ये बताओ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आभा, बर्थ के टाइम में, आभा के बर्थ के टाइम में मम्मी की एज कितनी रही होगी? तो आज जब 10 साल है और ये जो मम्मी है उनकी वो 30 साल की हैं, तो 10 साल पहले की बात करेंगे जब आभा का बर्थ टाइम रहा होगा, तो ये भी तो 10 साल पहले चली गई होंगी। तो कितना रहा होगा? 20। कैसे आएगा? आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जब आज 10 साल की आभा है और मम्मी 30 साल की है, तो बर्थ का टाइम कैसे आएगा? 10 साल पहले आएगा। तो 10 साल पहले बर्थ तो इनका तो कुछ एज नहीं बचा होगा, लेकिन मम्मी की जो एज रही होगी वो कितनी रही होगी? 20 ईयर। बताओ क्लियर हुआ? तो यही चीज अब हमको लेट करके करनी है। क्या? x एक कांस्टेंट की तरह लेट करो। और मैंने अभी आपको समझाया था कि 2 और 5 जैसे रेशियो में लिखा है, तो इनको अलग अलग करने के लिए इनके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू दे देनी चाहिए। अगर आपको 2 और 5 को अलग अलग करना है, जैसे आभा की एज 2 रेशियो दिख रही होगी, मदर की एज कितनी? 5। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि आभा एंड मदर, ठीक है, आभा एंड आभास एज एंड मदर्स एज 2:5 दिया हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि आभास एज एंड मदर्स एज इज इक्वल टू 2x एंड 5x।
बताओ, मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू लेट करके दे दी इनको कि हमने मान लिया कि एक कांस्टेंट वैल्यू x है, मैंने इसको भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी और इसको भी दे दी। अब जरा यहां पर और समझो, अगर मम्मी आज 5x की है और आभा भी 2x की है, तो एट द बर्थ टाइम कितना रहा होगा? अभी अभी जैसे समझाया, अगर आज 10 साल की है, मम्मी 30 साल की है, तो एट द बर्थ टाइम किसका? आभा का बर्थ टाइम 10 साल पहले, तो ये भी 10 साल पहले। तो कैसे निकाला? इसको इसमें से माइनस कर दिया होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एट द बर्थ टाइम ऑफ आभा, क्या लिख सकते हो आप? एट द बर्थ टाइम ऑफ आभा 5x माइनस 2x। ये किसकी एज आएगी? मम्मी की एज आएगी। तो मम्मी की एज कितनी? 20 साल निकली थी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है 27 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि वो जो बर्थ टाइम था मम्मी की एज वो कितनी थी? 27 ईयर थी, ठीक है। यहां पर और लिख लो बर्थ टाइम ऑफ आभा मदर्स एज, ठीक है, मदर्स एज। तो मदर की एज कितनी थी? 27। आप बताओ मुझे, यहाँ 3x आया, ये कितना हो गया? 9 हो गया। बताओ, क्लियर हुआ? 3 9 27। अब जब x की वैल्यू 9 आ गई तो आपको अब पता चल गया होगा कि आज प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज, ठीक है, वो आभा की कितनी है? आभा की प्रेजेंट एज है 2x, तो 2 इंटू 9 मतलब 18 हो गया। और मदर की एज कितनी आएगी? मदर एज 5x मतलब 5 इंटू 9, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 9 ही तो निकाली, यही तो प्रेजेंट एज थी हमारी। तो 5x इंटू 9 कितना हो गया? 45 ईयर। बताओ, क्लियर हुई बातें? तो यहां पर आपको इन दोनों को ब्रेक करके, एक्स को लेट करके इनकी अलग अलग एज ब्रेक करनी थी, और साथ ही साथ जो ये कंडीशन दी थी उसको अच्छे से समझना था। और कैसे अप्लाई किया, जरा इस बात को समझो। मैंने जो एग्जांपल बताया ना, उस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स, करें अगली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा प्रेजेंट एज, फिर से एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं ये लोग। इस बार प्रेजेंट एज दे दी गई है, इस बार प्रेजेंट एज पूछी नहीं है, दे दी गई है। तो क्या होगी प्रेजेंट एज, जरा ये बात समझो। इन्होंने कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ द वत्सल, हाँ, वत्सल एंड सारा, दो लोग हैं, वत्सल और सारा है, 14 ईयर एंड 10 ईयर है आज की एज इतनी है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ये कहते हैं 7th क्वेश्चन में हमसे कि आज इनकी जो एज है, वत्सल की एज, वत्सल एज कितनी है और सारा एज कितनी है? सारा एज इन्होंने कहा है 14 एंड 10 है, ये है 14 और ये है 10। हाउ मेनी ईयर्स स्टूडेंट, कितने साल बाद? 2 साल बाद, 3 साल बाद इनका जो एज का रेशियो होगा, कितने साल बाद 5:4 होगा? मैं कहता हूं आफ्टर x ईयर रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। x ईयर बाद, अगर बेटा वत्सल x ईयर बाद जाओगे, ठीक है, तो कितने साल का हो जाएगा वत्सल? अगर 5 साल बाद गए तो 5 ऐड कर देना, 6 साल बाद गए तो 6 ऐड कर देना, लेकिन x साल गए तो x साल ऐड कर दो, वत्सल की एज आ गई। और अगर हम लोग इसी तरह से सारा की एज में जो है x ईयर ऐड करेंगे तो वो उतना ही और बढ़ जाएगी। और ये दोनों ही इतने सालों बाद जब रेशियो निकाला गया तो ये रेशियो इक्वल टू आया 5/4 का, यही तो रेशियो हो गया था। तो ये कुछ इक्वेशन इस टाइप से बन गई। 4 को इधर ले आओ, 14 4 56, ये हो गया 4x, 10 5 50 प्लस 5x। 4 को उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, देखोगे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा x। बताओ, क्लियर? 50 का डिफरेंस 56 के साथ में 6, 4x का डिफरेंस 5x के साथ में x, तो कितना हो गया? x = 6। दैट इज योर आंसर। बताओ, क्लियर हुई पूरी बातें? कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू आ गई, मतलब 6 ईयर्स लेटर 5:4 होगा उनकी एज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर 2:7। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया इस बार। ओके, नो प्रॉब्लम।
समझो बातों को। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। तो रेहाना रेशियो मदर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। रेहाना और मदर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:7 दिया हुआ है। इस टाइप से समझो जरा। आफ्टर 2 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। रेहाना प्रेजेंट एज बताओ। बेटा आप डायरेक्ट 2 ईयर जब बोला तो आप इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी रेशियो में है। आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए होंगी कि रेहाना की आज कितनी एज है। तो अलग अलग निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इसमें आप क्या करो, एक कांस्टेंट वैल्यू देके अलग अलग कर लो। सो रेहाना एज, रेहानाज एज कितनी हो गई 2x, और साथ ही साथ मदर की एज कितनी हो गई 7x। बताओ क्लियर। और ये बोलते हैं 2 साल बाद, अगर आज 2x हो तो 2 साल बाद कितना हो जाओगे, 2 जोड़ दो। 7x अगर मम्मी है तो मम्मी कितनी 2 साल बाद और ज्यादा हो जाएंगी, 2 साल बढ़ जाएगा। और तब उनका रेशियो जब निकालोगे तो वो आएगा कितना, 1:4 आएगा। बताओ यहां तक क्लियर। 1:3 दिया हुआ है, 3 आएगा। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, 7x को उधर भेजो, 7x + 2, 6x को इधर ले आओ, 2 को इधर, तो 6 - 2 7x - 6x मीन्स x = 4। बताओ डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुई यहां तक बात? कोई भी प्रॉब्लम आई क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। मतलब प्रेजेंट एज जो थी, ये जो प्रेजेंट एज थी आज की, ये क्या थी, प्रेजेंट एज ही तो थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना 2 × 4 मीन्स 8 ईयर एंड 7 × 4 28 ईयर। दिस इज मदर्स एज। बताओ ठीक है यहां तक? किसी भी तरह की कोई भी समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ चुकी है, आप हमारी हेल्प करिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन तो हो गए खत्म, तो सेशन भी करते हैं खत्म, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं सबके सब आपको लगाने हैं। जो क्वेश्चंस ना आए आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर गया, ठीक है, तो हम लोग वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जितने भी लोग मेरे साथ आज के सेशन में बने थे, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में। और जितने भी लोग नए आए थे आज मेरे साथ यहाँ सीखने के लिए, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला सिलेबस आपको कंटिन्यू मिलता रहे, कोई भी सिलेबस आपका छूटे नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।